हे फ्रेंड्स, इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को और डिटेल में डिस्कशन करने के लिए और अच्छे से क्लैरिटी लाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे CMA इंस्टीट्यूट के मैट का है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 29। अगर आपके पास ये बुक हो तो ठीक है, वरना आप वेबसाइट पे जाके CMA इंस्टीट्यूट का वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए एक लाउड रीडिंग कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन की मदद से ही मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ आखिर कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। देखो, कहता है एक्स लिमिटेड हैज़ टेकन अ फायर पॉलिसी ऑफ 1,60,000 रुपीज़ कवरिंग इट स्टॉक। उसने लॉस ऑफ स्टॉक की एक पॉलिसी ली है। ठीक है, और पॉलिसी की वैल्यू है 1,60,000 रुपीज़। और फायर ऑकर हुआ है 31 मार्च 2013 को। 31 मार्च 2013 को फायर ब्रेकआउट हुआ है। कह रहा है कि स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2012। देखो फायर ब्रेकआउट कब हुआ, 31 मार्च 2013 को। और अपना जो स्टॉक दे रहा है 31/12/2012। इसको देखकर मैं स्टॉक का डेट को देखकर मैं ये पता लगा पा रहा हूँ, ये जो बिज़नेस है ये अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं कर रहा, ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये फाइनल अकाउंट बनाया होगा पिछले साल। और फाइनल अकाउंट कब से कब तक का बनाया होगा, 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक का फाइनल अकाउंट बनाया होगा। और 31 दिसंबर 2012 को फाइनल अकाउंट बनने के बाद उसने आइडेंटिफाई किया होगा कि उसके पास स्टॉक कितना है पिछले साल, राइट। तो ये 31 दिसंबर को देखकर मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि जो सामने वाला बिजनेस है वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं कर रहा, वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो पिछले साल की बात है, 31 दिसंबर को अपने पास स्टॉक थी, क्लोजिंग स्टॉक कितने की, 60,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था तो 1 जनवरी 2013, राइट, 1 जनवरी 2013 मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ये। ठीक है ना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इस साल परचेज टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है, ईयर के बिगनिंग से लेकर टिल द डेट ऑफ फायर 2,60,000 रुपीज़ तक का परचेज हुआ है। सेल टिल द डेट ऑफ फायर 1,80,000 रुपीज़ का हुआ है। कैरेज इनवर्ड जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 1,600 रुपीज़ की इनकर हुई है। कमीशन देना पड़ा मुझे 2% ऑफ परचेजेस। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंट है 50% ऑन कॉस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंट है आप देख पा रहे होगे 50% ऑन कॉस्ट है। मैं एक बात आपको बता दूं, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जिस साल बिज़नेस में आग लगी, ठीक है, जिस साल बिज़नेस में आग लगी उस साल हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं था। इस केस में तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, देखो अपने बिजनेस में आग कब लगी, 31 मार्च को। और अपना फाइनल अकाउंट कब बनेगा, 31 मार्च 2013 को, राइट। क्योंकि ये बिज़नेस कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है, और कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है तो इस बिज़नेस का जो ओपनिंग ईयर होगा, ओपनिंग डेट कब से होगा, 1 जनवरी 2013। और ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2013। लेकिन बिज़नेस में आग कब लगी, 31 मार्च 2013। अब मुझे बताओ 31 मार्च 2013 को इस बिज़नेस के लिए, क्या इस बिज़नेस के पास फाइनल अकाउंट होगा, नहीं होगा सर। बिज़नेस का जो फाइनल अकाउंट बनेगा वो 31 दिसंबर 2013 को बनेगा। ठीक है ना, 31 मार्च 2013 को उसके पास फाइनल अकाउंट नहीं होगा, तो उसके पास फाइनल अकाउंट नहीं होगा तो उसके पास वो आइडेंटिफाई करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसके पास क्लोजिंग स्टॉक था कितना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये बिज़नेस क्या करेगी, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं कह रहे हम, क्योंकि देखो मेमोरेंडम वर्ड जब किसी अकाउंट के पहले जोड़ दिया जाता है तो हम समझते हैं कि ये जो अकाउंट है कैलकुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जब भी कोई अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं, क्यों, किसी कैलकुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, तब हम उस अकाउंट के नाम के आगे जोड़ते हैं मेमोरेंडम। आप ये मेमोरेंडम वर्ड और एक जगह सुने होंगे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, राइट, वहाँ पे भी आपने ये वर्ड को सुना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनल अकाउंट नहीं है, और फाइनल अकाउंट अगर फाइनल अकाउंट होता तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट का नाम देते, लेकिन हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट दे रहे हैं, क्योंकि हमें साल के बीच में 31 मार्च को जानना है कि आखिर हमारे पास स्टॉक कितना था। बस मेरे को ये कैलकुलेशन फैसिलिटेट कर दे, इसलिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, और इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के नाम के पहले मैं क्या जोड़ रहा हूँ, मेमोरेंडम। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपके सामने दो केसेस रखना चाहता हूँ। देखो इस साल करंट ईयर यानी कि जिस ईयर में आग लगा है, ठीक है, तो इस साल में जब आग लगाया, करंट ईयर में जब आग लगाया, तो मुझे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ ये जानने के लिए कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज भी आता है, कैरेज इनवर्ड भी आएगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मतलब, जो सेल भी आएगा,
फिर क्रेडिट साइड में आता था क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, क्लोजिंग स्टॉक ही तो हमें कैलकुलेट करना है यार। अगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो पास्ट ट्रेंड को देखकर, पास्ट ट्रेंड को एनालिसिस करके निकलेगा। मैंने एनालिसिस किया कि पास्ट ट्रेंड में मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर में 50% कमाता था, सिर्फ फॉर एग्जांपल 50% कमाता था। अगर मेरा सेल होता था 100 रुपीज़ का तो मैं 50 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट कमाता था, ठीक है। तो 50% ऑन सेल वाज माई ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस किया कि अगर मेरा बिजनेस नॉर्मल कोर्स में है, अगर मेरे बिजनेस में किसी भी तरह का अपलिफ्टमेंट नहीं आया, किसी भी तरह का प्राइस में बढ़ोतरी या घटोती नहीं आई है, तो इस साल भी मैं अपने सेल के ऊपर में उतना तो कमाता ही कमाता, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट मतलब अगर उसकी कॉस्ट होगी कितनी, 100 रुपीज़, ठीक है, प्रॉफिट होगी 50, तो सेलिंग प्राइस होगी कितनी, 150। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 150 है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 50, ठीक है। तो ये 50 रुपीज़ 150 का कितना परसेंट है, 1/3 है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने सेल्स के ऊपर में 1/3 ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूँ, ठीक है। कह सकता हूँ ये पास्ट ट्रेंड से मेरे को पता चला कि हाँ मैं अपने सेल्स के ऊपर 1/3 कमाता था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि कंडीशन नॉर्मल है तो मैं ये जो परसेंटेज है इस साल अप्लाई कर सकता हूँ। देखो इस चैप्टर में ना आपके पास दो तरह का क्वेश्चन आप फेस करोगे। पहला क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास सीधा ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी गई होगी। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी गई है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस साल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। जिस साल में आग लगा उस साल में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, परचेज दिया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा, ठीक है, सेल दिया होगा। मैं सेल के ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई करूँगा, पास्ट ईयर का जो परसेंटेज है वो अप्लाई करूँगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर किसी केस में मेरे पास अगर प्रॉफिट परसेंट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस देगा जिससे मैं पास्ट ईयर का, मैं लास्ट ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना पाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो भी आइटम्स उसमें आते हैं सारे आइटम्स को डालूंगा, ठीक है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। मैंने अर्लियर वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100, राइट। जीपी परसेंट इज इक्वल टू जीपी बाय सेल इंटू 100, तो जीपी परसेंट निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो मैं पास्ट ईयर का क्या करूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलूँगा। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद उसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मैं वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूंगा और वो परसेंटेज मैं इस साल आकर अप्लाई करूँगा। इस साल यानी कि करंट ईयर में आके सेल के ऊपर अप्लाई करूँगा और जो भी प्रॉफिट निकल करके आएगा वो लिखूंगा। एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में से अगर मैंने कुछ बचा लिया, जो कि कुछ सैल्वेज कर लिया, तो मैं इसको डिडक्ट कर दूंगा, और नहीं तो यही मेरा क्या हो जाएगा, क्लेम। इतना ही क्लेम मैं क्या करूँगा, कंपनी से मांगूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट यानी कि जो लास्ट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो दी गई है। तो मुझे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट तभी बनाऊंगा जब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया गया होगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जानने के लिए। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया गया है तो मुझे पास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस सारा इन्फॉर्मेशन डालूंगा, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो अप्लाई करूंगा सेल के ऊपर में, और सेल के ऊपर में अप्लाई करने के बाद में जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिखूंगा, एंड जो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने बोला जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा या नहीं, बिल्कुल सर होगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा। सर उसकी वैल्यू 60,000 रुपीज़ है, ओके। सर मैंने ओपनिंग स्टॉक के साथ ही साथ कुछ परचेज भी तो किया, परचेजेस किया है मैंने टिल द डेट ऑफ फायर। याद रखना ये परचेजेस फॉर द फुल ईयर नहीं है, ये परचेजेस टिल द डेट ऑफ फायर है। मैं जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ ना, वो कब से कब तक का बना रहा हूँ, 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 मार्च 2013। अगर आप गौर से देखो तो ये 3 महीने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है,
3 मंथ्स के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो यार पूरे साल का बनता है, और साल की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास होगी ही नहीं, क्योंकि मेरे बिज़नेस में तो 31 मार्च को ही आग लग गई है। ठीक है, तो मैं 31 मार्च को ही अपने बुक्स अकाउंट को क्लोज़ कर रहा हूँ और क्लोजिंग स्टॉक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक अकाउंट खोला जो मुझे फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, मेरे कैलकुलेशन को फैसिलिटेट करेगा कि हाँ मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक को निकाल पाऊँ। इसलिए ऐसे 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 अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। ठीक है, ऐसे एक अकाउंट के नाम के आगे हम लोग जोड़ देते हैं मेमोरेंडम, जो हमको कैलकुलेशन फैसिलिटेट करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 60,000 रुपीज़ की, मैंने परचेज़ किया। मैंने परचेज़ कितने का किया, 2,60,000 का। ओके, मैंने सेल किया टिल द डेट ऑफ फायर, मैंने सेल कर दिया। कितने का सेल किया, 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपीज़ का मैंने सेल भी किया। ठीक है, मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्चे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है सर, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,600 रुपीज़ की। ओके सर, मैंने कमीशन भी दिया। सर कमीशन किस पे दिया, सर कमीशन ऑन परचेज़ पे दिया। सर परचेज़ पे कमीशन कितना दिया, सर 2% दिया। सर मेरा परचेज़ कितना है, 2,60,000 है, तो मैंने 2,60,000 का 2% किया, तो इट कम्स टू 5,200। ओके, 5,200। ओके सर, ये तो था। मैं अब क्या करूँगा, एक वर्किंग नोट बनाऊँगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैंने बोला क्वेश्चन मुझे कहता है कि 50% ऑन कॉस्ट हुआ करता था मेरा जीपी, ये लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर मेरा जीपी 50% ऑन कॉस्ट हुआ करता था, तो मैंने कहा लेट माई कॉस्ट बी 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 50% ऑन कॉस्ट ऐड प्रॉफिट कितना, 50 है ना। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 150। मैंने बोला जब मेरा सेलिंग प्राइस होता था 150, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता था 50। तो जब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 1,80,000, ओके, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 60,000, राइट, 60,000 होगा, 60,000 होगा मेरा प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे अपना लिखा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा सर, 60,000 होगा, हो गया ना 60,000। अब मैं क्या करूँगा, डेबिट साइड को ऐड करूँगा। सर 60,000, 2,60,000, 1,600, 5,200, 60,000, इट कम्स टू 3,86,800। ओके, क्रेडिट में भी मैं लिख देता हूँ 3,86,800। 3,86,800 से अगर मैं लेस कर दूँ 1,80,000 जो कि मेरा सेल था, तो मुझे पता चलता है मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक आ गई, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, वो कितनी आई सर, 2,06,800। ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक कब की है सर, ये 31 मार्च 2013 के दिन मेरे पास इतने की स्टॉक थी। सर बहुत बड़ी मतलब मुझे ना कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है सर, आप मुझे एक बात बताओ, आप इस चैप्टर में बार बार ये क्यों कह रहे हो कि हमारे को क्लोजिंग स्टॉक ही कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग स्टॉक ही कैलकुलेट करनी है। सर कैसे कह सकते हो कि जो भी गुड्स लॉस हुआ, जो भी गुड्स बर्न हो गया, वो क्लोजिंग स्टॉक में ही है, कैसे कह सकते हो आप, प्रूफ करूँ। देखो आपने कहा ईयर के बिगिनिंग में आपके पास थी ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपीज़ की। मैंने कहा ठीक है सर, 60,000 रुपीज़ का अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, आपने कुछ परचेज़ भी किया, ठीक है, परचेज़ भी किया, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी आपने इनकर किया है 1,600 और 5,200 का। उसके बाद इन्हीं 60,000 रुपीज़ और 2,60,000 रुपीज़ में से जो गुड्स की वैल्यू है 60,000 और 2,60,000 का सामान आपके पास था, ठीक है, ये टोटल 3,20,000 है। 3,20,000 में ही कुछ गुड्स को आपने यहाँ पे सेल कर दिया है। अगर आप ध्यान से दो, 60,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 2,60,000 का आपने परचेज़ किया, टोटल गुड्स आपके पास कितनी हो गई 3,20,000 रुपीज़। इसी में से आपने कुछ गुड्स यहाँ पे सेल कर दिया। जो गुड्स बचा होगा वो कहाँ बचा होगा, आपके पास ही बचा होगा ना। और आपके पास बचा हुआ गुड्स को क्या कहते हो, क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। मतलब
इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अपने को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का है पता है? उस दिन का है जिस दिन अपने बिजनेस में आग लगा। ये इसका मतलब होता है ऑन द डेट ऑफ फायर मेरे पास स्टॉक कितना था, तो मेरे पास स्टॉक था 2,06,800 का। अगर आप पूरे ये अकाउंट्स को इंटरप्रेट करो तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक में अगर 60,000 था, 2,60,000 का आपने परचेस कर लिया, उसमें से अगर आप कुछ ने अब आपने कुछ गुड्स को सेल कर दिया, जो बचा होगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि यार 2,06,800 का जो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है वो तो बिल्कुल ठीक निकाला है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्लेम कितना करना है कंपनी से। अगर अगर आपकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो है 41,360 रुपीज़। ठीक है, 41,360 रुपीज़ है। मैंने बोला बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितने की अपने पास, कितने की क्लोजिंग स्टॉक है सर? 2,06,800 की क्लोजिंग स्टॉक है, 2,06,800 की क्लोजिंग स्टॉक है। लेस क्या सर? सैल्वेज्ड वैल्यू कितनी है सर? सैल्वेज वैल्यू है मेरी 41,360 की, जो कि ये लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना का हो गया सर? एक्चुअल लॉस जो हो गया वो कितने का है सर? 1,65,440। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्लेम, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लॉस विच आई एम गोइंग टू आस्क, विच आई एम गोइंग टू क्लेम टू होम द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, मैं बोलूँगा कि सर 1,65,440 रुपीज़ आप दो, क्योंकि मेरे पास 2,06,800 का गुड्स होना चाहिए था ऑन द डेट ऑफ फायर, लेकिन मैंने इतना का गुड्स बचा लिया, बाकी सारा गुड्स मेरा बर्न हो गया। कितना बर्न हो गया सर? 1,65,440 का गुड्स बर्न हो गया, तो इतने का क्लेम आप मुझे दे दो। ओके फ्रेंड्स, ये तो बात थी कि हाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया क्लोजिंग स्टॉक कितना है। साल ख़त्म होने से पहले ही मैंने क्या किया, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया ये कि ऑन द डेट ऑफ फायर मेरे पास स्टॉक कितना का होना चाहिए था। ठीक है, उसमें से मैंने जो सेव कर लिया 41,360 मैंने रिड्यूस कर लिया, बाकी इज़ द अमाउंट ऑफ लॉस। ओके, अब क्या हुआ ना, एक नया सा क्लॉज आता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, उस क्लॉज का नाम है एवरेज क्लॉज। देखो, क्लॉज का नाम है एवरेज क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या कहता है? ठीक है, ये एवरेज क्लॉज क्या कहता है? देखो, एक सिचुएशन में आपको लेकर जाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। क्या होता है ना, देखो हर एक बिजनेसमैन के मन में क्या होती है पता है? एक माइंडसेट उनका होता है कि यार हम लोग प्रीमियम देते हैं। ठीक है, जब भी इंश्योरेंस की पॉलिसी हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम देते हैं। अब हम लोग हर साल प्रीमियम, जनरली जो प्रीमियम देते हैं वो एनम के लिए होता है। ठीक है, पर ईयर के लिए होता है, तो हर साल यार हम लोग प्रीमियम दे देते हैं। ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है हमारे बिज़नेस में आग लगेगा नहीं लगेगा, लगा तो ठीक है, उतने का हमारा कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्समेंट दे देगी। लेकिन अगर बिज़नेस में आग नहीं लगा तो क्या होगा? मैंने जो प्रीमियम में दिया वो तो गया पानी में, है ना? उसका तो कुछ मतलब मेरे को इनफ्लो उसका कुछ मिलेगा नहीं, मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। अगर बिज़नेस में आग लगता तो भले ही मुझे रीइंबर्समेंट मिल जाता, लेकिन अगर मेरे बिज़नेस में आग नहीं लगा तो मैंने जो प्रीमियम दिया है, ठीक है, अपने प्रॉफिट में से काट काट के जो प्रीमियम दिया है यार, वो तो बेकार चले गया। ठीक है, उसका तो कुछ बेनिफिट मैं उठा नहीं पाया। इस डर के कारण में बिजनेसमैन क्या करता है ना, अंडर इंश्योरेंस करवा लेता है। अंडर इंश्योरेंस करवा लेता है। अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस, ठीक है, ये अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जितने का स्टॉक उसके पास रहता है, उसको पता है ना कि नॉर्मली उसके पास कितने का स्टॉक रहता है। से फॉर एग्जांपल उसके पास उसको पता था कि इस क्वेश्चन में, जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल, इस क्वेश्चन में पता है कि उसके पास ऑन एन एवरेज 2,06,800 का स्टॉक रहता है। ऑन एन एवरेज उसको पता है कि हाँ इतने का स्टॉक रहता है। लेट्स से 2 लाख का स्टॉक रहता है, तो उसको जो पॉलिसी लेनी चाहिए वो भी कम से कम 2 लाख की लेनी चाहिए। अगर उसको पता है, बिजनेसमैन को पता है कि हाँ उसके स्टॉक में 2 लाख तक का सामान हर वक्त पड़ा हुआ रहता है और आग भी लगेगा तो यार 2 लाख तक का सामान लॉस हो जाएगा, तो जो उसको पॉलिसी लेनी चाहिए थी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसको 2 लाख की लेनी चाहिए थी। और 2 लाख के अनुसार ही क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रीमियम फिक्स करेगा हर मंथली या फिर हर एनम। ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन ने क्या किया, इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा बचाने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया, अपने वैल्यू को कम दिखाया। उसने कम वैल्यू की प्रीमियम पॉलिसी ली। ठीक है, 2 लाख का, से मैं बोलता हूँ कि 2 लाख का अपने पास स्टॉक ऑन एन एवरेज हमेशा रहता है। एंड अपना जो बिजनेसमैन है उसने क्या किया, जो पॉलिसी ली है वो 2 लाख रुपए से कम की ली है। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कहता है, भाई सुन बिजनेसमैन, तूने क्या किया, मेरे साथ चालबाजी, तेरे पास जितना का स्टॉक रहता है तूने उतने का प्रीमियम
उतने का पॉलिसी लेना चाहिए था एंड उसी के हिसाब से प्रीमियम पे करना चाहिए था। लेकिन तूने क्या किया, अपने जो इंश्योरेंस है उसको अंडर इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। जो जितने की गुड्स थी उतने का तूने इंश्योरेंस नहीं करवाया, उससे कम का इंश्योरेंस करवाया। तो तू ये एक्सपेक्ट मत करना जितने का तेरा लॉस होगा मैं उतना का पूरा तुझे रीइंबर्स कर दूंगा। तूने जितना प्रोपोर्शनेटली अपने क्लोजिंग स्टॉक का, जितना स्टॉक तेरे पास रहता है उसका जितना परसेंट इंश्योर्ड करवाया होगा ना, जितना परसेंट इंश्योर्ड करवाया होगा ना, मैं तेरे लॉस का भी उतना परसेंट ही रीइंबर्समेंट करूँगा। मेरा लाइन सुनना। तूने अपने स्टॉक का जितना परसेंट तूने अपने स्टॉक का जितना परसेंट इंश्योर करवाया होगा, ठीक है, मैं तेरे लॉस का भी उतना परसेंट ही इंश्योरेंस दूंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में पॉलिसी की जो वैल्यू है, ठीक है, पॉलिसी की वैल्यू है 1,60,000 रुपीज़, ठीक है, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में था कितना बताओ, देख कर बताओ कितना था, 2,06,800 था, है ना, 2,06,800 था। यार मैं रखता हूँ 2,06,800 का सामान और मैंने पॉलिसी ली 1,60,000 की, तो आप खुद ही सोच कर देखो, इंश्योरेंस कंपनी कहेगा ना कि यार तू जब स्टॉक रखता है 2,06,800 का, तू पॉलिसी क्यों लिया 1,60,000 का, तुझे तो इतने की लेनी चाहिए थी पॉलिसी ना, और इसके अनुसार प्रीमियम पे करना चाहिए था। तूने कम किया है, पॉलिसी कम वैल्यू के लिए है तो तूने प्रीमियम भी कम दिया होगा। तो तू एक्सपेक्ट मत करना जितना भी तेरा लॉस होगा ना, ये लॉस इतना मैं पूरा भरपाई कर दूंगा। तूने ये जो पॉलिसी इसकी जितनी परसेंट होगी ना, मैं उसका लॉस का भी उतना ही परसेंट दूंगा। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज आएगा ना, एवरेज क्लॉज के हिसाब से क्लेम जो कैलकुलेट करनी है वो कैसे होगी, ऐसे लिखना आप, लॉस इनटू पॉलिसी के वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे पास जो स्टॉक था वो स्टॉक कितने की थी, 2,06,800 की, मैंने पॉलिसी लिया 1,60,000। तो एवरेज क्लॉज के हिसाब से, ये जो एवरेज क्लॉज है इस क्लॉज के हिसाब से, इस क्लॉज के हिसाब से मुझे जो क्लेम मिलेगा, मुझे जो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से वो कितना मिलेगा पता है, 1,65,440 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाई 2,06,800। अगर आप ये फिगर को एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा इतना का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था, आपने वैल्यू अपने पॉलिसी कितने की ली 1,60,000, मतलब इसका जितना परसेंट ये होगा आपके लॉस का भी उतना ही परसेंट आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में 1,65,400 की लॉस है इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाई क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा मतलब जितना परसेंट आप अपने क्लोजिंग स्टॉक का इंश्योर्ड करवाए हो उतना ही लॉस का परसेंट, उतने परसेंटेज ऑफ लॉस का ही आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो 1,65,440 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाई 2,06,800 अगर मैं करूँ तो 1,20,000 इज़ द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट द इंश्योरेंस कंपनी विल एडमिट, ओके, एंड आई विल गेट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से देखकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है, किस तरीके से हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का आपको मतलब समझ आ गया होगा कि यार ये बस एक कैलकुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसको हम इस ट्रेडिंग अकाउंट के नाम के आगे हम लोग मेमोरेंडम जोड़ रहे हैं। दूसरी बात आपको ये समझ आई होगी कि जो भी हमारी क्लोजिंग स्टॉक निकलती है वो पूरा का पूरा उसमें से सैल्वेज माइनस करने के बाद जो लॉस आया वो पूरा का पूरा जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी उतना पैसा हमको नहीं देता, उसमें से वो क्या लगा देती है, एवरेज क्लॉज। वो क्लॉज जो भी होता है हमारा जो डील होता है, ठीक है, वो डील के अंदर पहले से ही वो जो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी है वो दोनों बैठकर ये म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं। अगर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि एवरेज क्लॉज लगेगा तो जितना भी पॉलिसी वैल्यू, ओके, जितना भी स्टॉक हम लोग इंश्योर्ड करवाएंगे पॉलिसी वैल्यू जितना परसेंट होगा तो हमारा लॉस का भी उतना परसेंट ही हमको रीइंबर्समेंट मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू जितनी परसेंट होगी हमारे क्लोजिंग स्टॉक की, लॉस का भी उतना ही परसेंट हमको रीइंबर्समेंट मिलेगा। सिंपल। इस क्वेश्चन में 1,28,000 कहाँ अपना लॉस कितना हुआ था सोचो, 1,65,440 का लॉस हुआ था ना, लेकिन अभी एडमिट कितना करेगी कंपनी, 1,28,000 ही करेगी। सोच कर देखो, मतलब बाकी का डिफरेंस क्यों चले गया पता है, क्योंकि आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया था। अगर आप पूरा का पूरा 2,06,800 का इंश्योरेंस करवा लेते, ठीक है, तो कंपनी आपको कितने तक का लॉस देती पता है, सोच कर देखो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके देन, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।